दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का है। ये देखिएगा, कक्षा 12 हमारा कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान चल रही थी, तो उसी में हमारा लेसन 3 था। तो उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम क्लियर कराने वाले हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। आज जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और इसको हम पढ़ेंगे पूरे बारीकी से, सीखते हैं। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर पहले समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु ये क्यों यूज में लाया गया और ये किसने बनाया था। ठीक है, देखिएगा, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने क्या किया, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात व्हीटस्टोन सेतु किस काम में लाया जाता है, तो आप बोलोगे, यदि आपसे कोई पूछ रहा है, प्रैक्टिकल में आपका एग्जाम है और प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वाइवा में कि बताओ व्हीटस्टोन सेतु किस काम में लाया जाता है, तो आप बोलोगे सर व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों की एक व्यवस्था होती है जिसमें से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए काम में लाया जाता है। ओके, तो ये जटिल से जटिल प्रतिरोध या जटिल से जटिल व्यवस्था में प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर देता है। इसकी सहायता से हम जटिल से जटिल प्रतिरोध की व्यवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे पूरी संरचना आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सारी आपको थ्योरी समझा दूंगा। पहले यहाँ पे देखिएगा, रचना समझते हैं हम कि क्या कर रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु की रचना, व्हीटस्टोन सेतु की मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आपको रचना समझाने वाला हूं। एक बार आप रचना सीख जाओगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है इसमें, मेरे पास एक इसमें होते हैं 4 प्रतिरोध होते हैं, 1 2 3 4। जैसे कि ये आपका P, ये है Q, ये है R और S। इसमें क्या होते हैं, देखो चार, ये 4 प्रतिरोध है, ऐसे समझिएगा। और मेरे पास एक, जैसे हमारे पास चतुर्भुज होता है इस तरीके से, ठीक है। इसी चतुर्भुज को मैं कुछ एक नए रूप में लिख दूं इस तरीके से, देखिएगा। ये थोड़ी इसको मैं एक पॉइंट में यहाँ पे ले ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी कि ऐसे ऐसे। ये मैंने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया। ओके, चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूं इसका ए बी सी और डी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ये जो है, ये बी से डी जोड़ दिया हमने, यानी कि डी से बी या बी से डी, और ये ए से सी जोड़ दिया। तो यहां पर ये चतुर्भुज की क्या है, ये जो ए सी जो है, ए सी और आपका ये बी डी, ये जो दो भुजा है, यानी कि एक ये ए सी ये वाली भुजा और एक ये बी डी या डी बी, ये दोनों भुजा जो हैं इनको बोलते हैं हम विकर्ण। इनको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे ही यदि मेरे पास में एक चतुर्भुज है, ए और बी और सी और डी, ध्यान से समझिएगा, मैं क्या, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, ये आपका पॉइंट हो गया है, और ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया था ए बी सी डी। तो इसमें भी ये ए से सी और बी से डी, इसमें भी दो विकर्ण होंगे। सिंपल सी बात है भाई, इसमें भी ये दो विकर्ण होंगे। ओके, चलिएगा। अब देखो, अब व्हीटस्टोन सेतु की रचना स्टार्ट होती है। इसमें व्हीटस्टोन सेतु में ध्यान समझिएगा, जो जो मैं कह रहा हूं वो यहाँ पे संरचना बनाऊंगा, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें यानी व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेंगे, देखिएगा, ये पी, ये जो पी प्रतिरोध है, हमने इस तरह से यहां पर हमने ये पी प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, पी, ठीक है। और ये क्यू इस तरह से मैंने एक श्रेणी क्रम में यहां पर जोड़ दिया, ये ठीक है, ये पी क्यू हो गया। ऐसे ही यहां पर ये आर को मैं यहां पर जोड़ दूंगा,
ठीक है, ये हमने 4 प्रतिरोध इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से मैंने जोड़ दिया। ये आर हो गया और ये एस। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे परिभाषा पता चल गई। इसमें पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध होते हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़कर देखिएगा, ये श्रेणी क्रम इस तरह से और एक आपका ये श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ओके, ये निर्माण कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से हमने क्या किया है, इस ए और सी के बीच में मैंने क्या किया, एक इस तरह से यहां पर मैंने ऐसे एक जोड़ दिया। ये देखिएगा, एक मैंने यहां पर इसमें इसका एक विकर्ण है, यानी कि ये एसी क्या है, एसी आपका विकर्ण है। इसके एक विकर्ण एसी में एक विद्युत वाहक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ दी। इसमें मैंने क्या करा, एक यहां पर मैंने इस तरह से एक कुंजी, ये कुंजी का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है कि इसमें एक ये ई विद्युत वाहक सेल है और ये कुंजी K1 जोड़ दिया, एक कुंजी K1 को जोड़ दिया है। और इसमें एक दूसरा विकर्ण देखिए बीडी, ये भी एक विकर्ण है। इसके दूसरे विकर्ण बीडी में, दूसरे विकर्ण बीडी में एक ये जो सिंबल है, ये ऐसे, इसको बोलेंगे हम जी धारामापी। और इसमें और एक दूसरी कुंजी K2, यानी इसके दूसरे उसमें दूसरे विकर्ण में मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, एक धारामापी जी और एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ दिया। ठीक है, K2 जोड़ दी जाती है। इस समायोजन को हम व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं। इसको इस तरह से, इसको इस तरह से समायोजित किया जाता है, यानी कि इस व्हीटस्टोन सेतु को किस तरह से समायोजित करते हैं, इस तरह से समायोजित करते हैं कि इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात जब इसमें से धारा प्रवाहित करें तो ये समझ लो, ये सेल की जो सुई है, इन प्रतिरोधों के मान इस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं कि इस वाली भुजा में कोई विक्षेप ना हो। यानी धारा मापी का ये जो मीटर है, या तो इस तरह से हो जाएगा या ये मीटर इस तरह से या तो इधर दिशा दिखाएगा या इधर दिखाएगा। लेकिन हम इस तरह से इसको प्रतिरोधों के मान को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ऊपर की धारा ऊपर निकल जाए, इसकी धारा इसमें निकल जाए, मतलब इसमें कोई धारा ना हो। अर्थात ये जो विक्षेप है ये शून्य पर रहना चाहिए, शून्य, 1 2 3 इस तरह से इस पर नंबर पड़े रहते हैं। तो ये जो सुई है शून्य के शून्य पे ही रहनी चाहिए, यानी कि ये धारा मापी है, इस धारा मापी की जो सुई है, ये धारा मापी की सुई 0 पर रहनी चाहिए। अर्थात इसमें कोई भी विक्षेप ना होना चाहिए, कोई भी इसमें क्या विक्षेप नहीं होना चाहिए, विक्षेप नहीं हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था को हम संतुलित अवस्था कहते हैं सेतु की। और संतुलित अवस्था में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है। यही चीज हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी थोड़ी सी थ्योरी को एक बार और समझ लो। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या क्या यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, यही थ्योरी है। अभी अभी मैंने क्या बताया था, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ABCD बन गया ना, ये ए, ये आपका देखिएगा, ये देखिए, ये A B और C और ये हो गया D। ये समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। आगे इसमें क्या है, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। देख लीजिएगा, इसमें क्या करा, इसमें एक विद्युत वाहक सेल और एक आपकी कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण BD में तथा इस चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। देख लीजिएगा, इसमें हमने यहां पर क्या करा है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हमने क्या करा, एक G धारामापी जोड़ दिया और एक हमने दूसरी कुंजी K2 हमने जोड़ दिया इसमें। ओके, आगे अब देखिएगा, अब चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों के, चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, जब सेल से
परिपथ में जब धारा प्रवाहित हो तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि प्रतिरोधों को, यानी चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर, इसमें ये धारा प्रवाहित हुई है तो ये धारा यहां से आई धारा I1 मान लो, ये ऐसे I1 धारा इस तरह से निकल गई और ये वाली जो धारा है ये I2 हो गई, ये इस तरह से निकल गई, अर्थात इस वाली भुजा में कोई धारा ना हो, ऐसे ये धारा यहाँ पे निकल जाएगी, ये दोनों और ये दोनों मिलकर फिर से आई हो जाएगी। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसमें सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तब सेतु संतुलित कहा जाता है और संतुलित अवस्था में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है। सेतु की संतुलित अवस्था में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है। ये हो गया। अब हम इसको, इसी चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, देखिएगा यहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा यहीं से आपका हम प्रूफ कर देंगे। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में हम क्या करेंगे, कैसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, ये सिद्धांत और रचना आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा प्रूफ भी कर देंगे हम यहीं पर। अब आते हैं, देखिएगा प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिएगा इसको थोड़ा सा ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा पीला पीला सा हो रहा है ना, ये आपका पी था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या करा है इसमें, सेल से कुछ आई धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई है और जब इसमें क्या हुआ I1 धारा, ये यहाँ पर I1 धारा निकल गई और इसमें ये क्या है I2 धारा, ठीक है, ये आपका I2 धारा, यहाँ पर I1। अब ये जो धारा है I1 और I2 इस तरह से ये बट गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था आपका, ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था। अब इसमें ऐसे धारा गई है, अब यहाँ पर आपको दो बंद पास, यानी कि दो बंद पास कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा बंद पास दिखाई दे रहे हैं। बंद पास पहले कौन सा ले रहा हूं मैं, इस ये ले रहा हूं, ए बी डी ए बी डी ए में किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, इस वाले में हम यहां से ऐसे किरचॉफ वोल्टेज नियम लगा रहे हैं। अब भाई ये यहां से धारा जा रही है तो इसमें धारा की दिशा में ही हम चलेंगे तो I1 ऐसे गए, ठीक है, और इसमें प्रतिरोध कितना मिला P, I1 के साथ प्रतिरोध मिला P। अब हम इस तरह से जा रहे हैं, नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर इसमें कोई धारा नहीं है, जो धारा नहीं है तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा। आगे हमको जाना इधर है, हम ऐसे घूमेंगे ना, इस तरीके से ऐसे घूमेंगे, लेकिन हमको जाना इधर है और धारा हमको क्या मिल रही है, विपरीत दिशा से मिल रही है, तो माइनस का I2 लगाएंगे। और इसमें प्रतिरोध कौन सा है, यहाँ पर प्रतिरोध है R, ये वाला प्रतिरोध कौन सा था, R आ जाएगा, बराबर इसमें इस पूरे परिपथ में, यानी यहां इस पूरे परिपथ में कोई विद्युत वाहक सेल लगा है नहीं, ये सेल केवल ए और सी के बीच में लगा है, ना कि ए बी और, या ना ए बी भुजा में कोई सेल लगा है विद्युत वाहक सेल नहीं, बी से डी में कोई लगा है नहीं, डी से ए में नहीं लगा, तो मतलब यहाँ पे विद्युत वाहक सेल कितने ई है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 P माइनस I2 R बराबर 0, यहां से आई इधर ले जाएंगे तो I1 P बराबर ये हो जाएगा I2 R, तो यहां से I1 अपॉन I2 का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, R अपॉन P हो जाएगा, ये समीकरण 1 आ जाएगी। यहां पर समीकरण 1 आ गई क्योंकि मैंने क्या किया, इस वाली समीकरण को I1 के साथ में ये वाला नीचे ले आया, I1 अपॉन I2, ये R यहाँ पर था, R के साथ में ये वाला, R के साथ ये P आ गया, ओके, तो I1 P आ गया। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब आप ये वाला सिस्टम देखो जरा, मैं यहां से आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं, ये वाला, ये पूरा देखिएगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको पूरा इधर देखिएगा कौन सा सिस्टम में बताने वाला था, ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर G लगा हुआ है धारा मापी, इस तरह से इसमें हमारी K2 लगी हुई है कुंजी, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसे पॉइंट बना हुआ है, फिर ये इस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आपका अ, ये देखिएगा इस तरह से,
ये अब देखिएगा मैं कौन सा चित्र बना रहा हूं, मैं ये वाला चित्र बनाया, इसको जूम करके देखो जरा, बी सी डी, ठीक है। ये है यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी है, यहाँ पर जो पॉइंट है सी, और यहाँ पर है डी, और इसमें जो पी क्यू है, आर एस, ये एस है, इसमें आई वन धारा बह रही है और इसमें आपका आई टू धारा बह रही है, यही है ना। ये इसी तरीके से है, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। बी, ये देखिए मैं कौन से की बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लो, बी, ये वाली बी सी, और डी, और फिर से ये बी, इस वाले की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जी था, यहाँ पर के टू था, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो, ये आपका यहाँ पर क्या है, के टू है, ओके। अब यहाँ पर बंद पास यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, बंद पास कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बी सी और डी, बी सी डी, और फिर भी मैं केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर, इसमें भी केवीएल किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाओ। यहां से चलेंगे हम इधर, ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 घूमेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से चले, प्लस का आई वन मिला, इसी धारा में चल रहे हैं, धारक दिशा में। यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा है, इसके साथ प्रतिरोध है ये क्यू, इसके साथ में क्यू प्रतिरोध। फिर हम यहां से मुड़ेंगे इधर की ओर, नीचे की ओर, लेकिन धारा हमको विपरीत दिशा में इधर की ओर मिल रही है, हमको नीचे जाना है, तो माइनस का आई टू लगाएंगे। इसके साथ में प्रतिरोध क्या है, एस प्रतिरोध है। इसमें कोई सेल जुड़ा हुआ है, विद्युत वाहक सेल नहीं, इसमें कोई जुड़ा हुआ है नहीं, इसके ऊपर वाले में जुड़ा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, आई वन क्यू माइनस आई टू एस बराबर, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। आई वन क्यू बराबर आई टू एस, ये इधर, ये आपका पूरा यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका माइनस का, इधर जाके प्लस का हो गया। हम पहले यहाँ पर आई वन अपॉन आई टू का मान निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वन अपॉन आई टू बराबर एस अपॉन क्यू, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया, ये समीकरण दो हो जाएगा। अब समीकरण एक आपका आया था आई वन अपॉन आई टू बराबर, देखिएगा समीकरण एक क्या थी, समीकरण एक ऊपर देख लो, आई वन अपॉन आई टू, ये समीकरण एक दिखाई दे रही है ना, ये आई वन अपॉन आई टू आर अपॉन पी, तो ये है आपका आर अपॉन पी, ये समीकरण एक है। अब देखिएगा हमको संतुलित अवस्था की बात चल रही थी ये, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये देखिए आई अपॉन आई टू, और ये भी आई अपॉन आई टू है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला समीकरण एक से जो आई अपॉन आई टू का मान है ये यहां पर रख दीजिए। तो समीकरण एक से आई वन अपॉन आई टू का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण देखिए ये आई अपॉन आई टू है, और यहां पर आई अपॉन आई टू का मान कितना है, आर अपॉन पी है, ठीक है, आर अपॉन पी है। और ये वाला जो यहां पर देखिएगा, ये इस तरीके से, या ऐसे करो, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रख दो, तो एक लाइन बच जाएगा आपका, ठीक है। देखिए पहले दोनों से करके दिखाऊंगा मैं, ये हो गया, और ये एस अपॉन क्यू है, एस अपॉन क्यू है। पी को इधर ले जाओ, एस को नीचे ले आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो पहले या क्यू को इधर ले जाओ, आपकी इच्छा है, या क्यू को इधर ले जाएंगे, तो देखिए ऐसे इधर को ले आओ, तो ये आर अपॉन एस बराबर पी अपॉन क्यू आ जाएगा, इस तरह से आ गया। या हम इसको देखिएगा, एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है कोई, तो हम उसको वाई बराबर एक्स बोल सकते हैं, ऐसे ही हमारे देख पी इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पी इधर और आपका एस इधर, ये नीचे ये इधर, तो ये या आर अपॉन एस बराबर पी अपॉन क्यू, या पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ऐसे आ गया, ठीक है। और यदि यहां पर आप ऐसे करते कि भैया समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, तो आई अपॉन आई वन अपॉन आई टू का मान एस अपॉन क्यू है, ये मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो समीकरण एक है आपका, ये देखिएगा, एस अपॉन क्यू, एस अपॉन क्यू बराबर पी अपॉन, सॉरी, ये देखिए ये यहां पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू आई वन अपॉन आई टू का मान है एस अपॉन क्यू,
ये वाला उठा के यहाँ पर I1/I2 की जगह पर रख दो, तो S/Q बराबर R/P। ठीक है, S/Q बराबर R/P। ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R/P आ जाएगा। P इधर चला जाएगा, S इधर आ जाएगा, तो P/Q बराबर R/S। यही आपका क्या है, यही है आपका यानी कि यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज हमको ये प्रूव करनी थी, P/Q बराबर R/S। इसका देखिएगा मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी, आप देखना चाहो तो ये देख लीजिए। यहाँ पर ये थ्योरी लिखना चाहो तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर परिभाषा को समझते हैं एक बार, फिर से आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये देखिए, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल E से धारा I प्रवाहित होती है। यहां से हमने देखिएगा इस कुंजी K को दबाया, फट से इससे धारा निकली, ऐसे पहुंची ऊपर। ठीक है, धारा I बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर ये जो धारा है इस तरह से, ये आपका I1 धारा इधर चली गई और I2 धारा नीचे की ओर चली जाती है। अब PQRS प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। यानी कि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं कि इसमें, यानी इस वाली भुजा में कोई भी धारा ना आनी चाहिए, इसमें कोई धारा ना आए। ये धारा ऐसे निकले, ऐसे निकल जाए, और नीचे वाली धारा ऐसे आए और ऐसे निकल जाए, तो इसमें कोई धारा ना आनी चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाली धारा ऐसे निकल गई आपकी, ये इस तरह से, और नीचे वाली धारा आपकी इस तरह से ये निकल गई, इस वाले में कोई धारा नहीं आई। ठीक है, चलिएगा, तब इस स्थिति में विकर्ण बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो भैया इस स्थिति में नहीं, इस बीडी में तो मैं पहले ही बता दिया इसमें कोई भी धारा नहीं होगी, तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं है अब। ठीक है, अब सीधी ये धारा ऐसे निकल गई और ये धारा ऐसे निकल गई। अब हम पहले वही बंद पास, पहले हमने कौन सा लगाया, बंद पास एबीडी में केवीएल लगाने पर, तो ये काम अभी हमने किया। ऐसे ही बंद पास इसमें लगाया तो ये हमने किया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया है, आपको पता ही है, हमने इससे अगले वाले उसमें क्या किया, अरे इसमें सीधे बस यही है, एक पेज हमारा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसमें भेज नहीं पाए हैं, नो प्रॉब्लम, आप समझ गए ना ये चीज। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा, ये किरचॉफ के नियम हमने लगाए। फिर इसके बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट में यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखिएगा। ये वाला, ठीक, ये है, देखिए यहाँ पर वही I/Q बराबर, ये हमने पूरा सिद्ध किया। ठीक है, ये हमने पूरा सिद्ध किया, हल कर दिया, P/Q बराबर, यही सेतु की संतुलित अवस्था है या संतुलन की शर्त है। अब यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट हैं। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P और Q की भुजाएं अनुपाती भुजाएं, यानी कि आर्म रेशो, और प्रतिरोध R की भुजा ज्ञात भुजा और प्रतिरोध S की भुजा अज्ञात भुजा होती है या कहलाती है। यहाँ पर आपका इस तरीके से ये जो था, ये हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरीके से ये P, ये Q, ये R और S। तो ये P और Q वाली यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी कहलाएंगी, अनुपाती भुजाएं कहलाएंगी। और R को हम ज्ञात, ये आपकी ज्ञात भुजा है, S आपकी अज्ञात, अज्ञात प्रतिरोध वाली भुजा कहलाती है। संतुलन की अवस्था में सिरों B व D पर विभव समान होता है, यानी कि यहां पर आपका A, B, C और D, तो B और B यानी कि B बिंदु का विभव और D बिंदु का विभव दोनों का समान होता है संतुलन की अवस्था में। फिर आगे पॉइंट है, सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी तथा बैटरी की स्थिति आपस में बदल दें तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यहां पर देखिएगा आपका इस तरीके से था, ये ऐसे समझिएगा। ठीक है,
ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये S। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या जोड़ा था, इसमें हमने धारा मापी जोड़ा था इस तरह से G, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, कुंजी K2 जोड़ी थी ये। और इस विकर्ण में मैंने क्या जोड़ा था, यहाँ पर मैंने एक विद्युत वाहक सेल और यहाँ पर कुंजी K1 इस तरह से मैंने यहाँ पर जोड़ दी थी। ठीक है, अब यदि मैंने यहाँ पर कुंजी जोड़ी है तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि भैया इस वाले में तो आप यहाँ पर सेल जोड़ो, इसमें आप सेल जोड़ो और यहाँ पर आप कुंजी लगा दो। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में आपने क्या करा, यहाँ पर आपने सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी, और इस वाले विकर्ण में इसमें आपने क्या करा, अब इसमें आपने ऐसे यहाँ पर आपने धारा मापी जोड़ सकते हो और इसमें आप एक कुंजी K2 लगा दो। ऐसे भी हो सकता है, तब भी आपका P अपॉन Q बराबर R अपॉन S ही होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, परिपथ की भुजाएं BD, यहां पे समझिएगा, परिपथ की भुजाएं BD और AC संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 5, ये अब पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, सेतु की सुग्राह्यता उस समय सबसे अधिक होती है जब प्रयुक्त किए गए चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। जैसे कि भैया हमारा ये बीटीस्टोन सेतु है, उसमें हमारे कितने, इस तरह से हमारा 4 प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, रैंडमली ऐसे ही समझ लो, ये 4 प्रतिरोध हैं, P Q R S। अब ये P 100 ओम है, ये आपका 99 ओम है, ये आपका मान लीजिए 80 ओम है, और ये मान निकलवा रहा है। अब ऐसे ना हो, एक तो 100 ओम है, 100 ओम है, और एक आपका 0.01 ओम कर दिया जाए, और ये आपका कर दिया जाए 10,000 ओम। अब 10,000 ओम, अब बात बिगड़ गई, यानी सभी प्रतिरोध एक जैसे होने चाहिए, लगभग एक ही कोटि के, यानी कि 50-50 ओम के, यानी कि सब आपका ओम में है, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ना हो ये तीन दो प्रतिरोध तो 50 10 और 50 के, और एक में आपने 10,000 कर दिया, फिर मान बिगड़ जाएगा। यानी कि सभी लगभग एक ही कैटेगरी के, एक ही जैसे लगभग होने चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।